हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो लेके आए हैं एंड फ्रॉम दी मार्च 2022। तो मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक्स वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अब तक हमने यहाँ पे जो है पॉलिटी के जो है कवर कर चुके हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो है कवर किए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी, राइट। तो इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मार्च 2022 वो आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको जो है प्रीवियस वीडियोस जो है वो देखनी है फ्रॉम द मार्च 2022 ऑफ पॉलिटी का जो है मैंने 2 पार्ट्स में बनाए हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, तो उसका लिंक जो है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी, राइट। वहां से डायरेक्टली जाके आप इसे कवर कर सकते हो। ओके, सो इकोनॉमी के बाद में जो है हम बात करेंगे अबाउट दी साइंस एंड टेक। एंड साइंस एंड टेक के जो है जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा ये कोर्स जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं विद अवर करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम मार्च 2022। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके लिए जो कि न्यूज में है वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021। ओके, तो ये न्यूज में क्यों है, क्या हुआ है? तो नीति आयोग जो है इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ओके, तो उनके नीति आयोग ने जो है जो इंस्टीट्यूट है हमारा कॉम्पिटिटिवनेस का उसके साथ पार्टनरशिप करके एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है, जिसे हम बोल सकते हैं द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ओके, 2021 का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईपीआई 2021 भी बोल सकते हैं। तो इसके नेम से आपको पता चल गया होगा कि ये किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट के ऊपर। ओके, तो ये जो है ना यहाँ पे स्टेट्स के जो है एक तरह से नंबरिंग बताती है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताती है। एंड इवन जो इंडिया का एक तरह से एक्सपोर्ट अचीवमेंट क्या है ये उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, तो ये उसके बारे में बताएगी। तो ऑब्वियसली जो है आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये क्यों बनाई गई है ईपीआई 2021, सो डैट की स्टेट्स को जो है पता चल सके कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं एक्सपोर्ट में, एंड जो है वो अपनी जो भी एक तरह से अचीवमेंट्स है उन्हें और भी अच्छा यहाँ पे करे, या फिर जो भी जो है चीजें जो भी कमियां हैं उन्हें यहाँ पे वो है कवर करें, सो डैट की जो वो एक्सपोर्ट में और भी ज्यादा आगे जा सके। So the index can be used by the state and the UTs to benchmark their performance। अपनी जो परफॉर्मेंस को देखने के लिए जो है स्टेट एंड यूटी इसे यूज कर सकते हैं अपने पीयर्स जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट, जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके साथ जो है ये एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं। एंड अपने जो पोटेंशियल चैलेंजेस हैं उन्हें वो एनालाइज कर सकते हैं, सो डैट की जो है वो बेटर पॉलिसी मैकेनिज्म्स जो हैं वो यहाँ पे लेके आए, उन्हें डेवलप करें, सो डैट की इनका जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो एट द सब नेशनल लेवल। ओके, तो इनकी जो ग्रोथ है हर एक चीज में जो है वो एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हमें जस्ट जो चीजें यहाँ पे बनानी है वो अपने लिए ही बनानी है, वो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करे। सो ईपीआई इंडेक्स इज अ डाटा ड्राइवन एंडेवर है। ऑब्वियसली जो है ये डाटा जो इकट्ठा किया गया है एंड उसी को यहाँ पे पेश किया गया है, एनालिसिस यहाँ पे किया गया है टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल एरियाज, राइट। तो जो फंडामेंटल एरियाज हैं जो कि क्रिटिकल हैं फॉर द सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन। ओके, सब नेशनल प्रमोट जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब हो गया कि जो स्टेट्स हो गई या फिर जो है आपकी यूटीज होगी, वहां पे क्या पोटेंशियल है उसे यहाँ पे सामने लेके आना है डाटा, सो डैट की वो और भी अच्छे मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक तरह से डेवलप कर सके एंड इंडिया जो नेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ सके। सो द 3 मेजर चैलेंजेस जो है इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन में वो क्या है? ऑब्वियसली इंट्रा एंड इंटर रीजनल डिफरेंसेस हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं ऑब्वियसली हर एक स्टेट में, एंड इवन नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करना है। एंड इवन जो है जो ट्रेड सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होती है वो भी काफी ज्यादा कमजोर है, जो गवर्नमेंट है वहां पे सपोर्ट नहीं कर रही है। एंड इवन ग्रोथ ओरिएंटेशन अक्रॉस दी स्टेट्स, ओके, उसके ऊपर फोकस करना है। एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी भी यहाँ पे लैक है टू प्रमोट दी कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक एक्सपोर्ट्स, तो इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। तो जो ईपीआई है ना वो यहाँ पे रैंकिंग्स करती है डिफरेंट स्टेट्स की कि वो कौन सी रैंकिंग पे जो है यहाँ पे स्टैंड करते हैं, एंड यूटीज की
4 मेन पिलर्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे फोकस करती है रैंकिंग के लिए। पहला तो पॉलिसीज देखती हैं वो, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि कौन सी स्टेट ने यहाँ पे जो है कितनी पॉलिसीज वो यहाँ पे लेके आई हैं एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए एंड इम्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करने के लिए। तो वो पॉलिसीज के बेसिस पे पहले कंपैरिजन करती हैं। फिर बिजनेस इकोसिस्टम जो होता है, ओके, बिजनेस करने के लिए वहाँ का जो एक तरह से इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है क्या सपोर्ट उन्हें यहाँ पे मिल रही है, हर एक स्टेट की जो है क्या सपोर्ट है यहाँ पे अपने एक तरह से उनके जो भी बिजनेसेस हैं उन्हें ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं या नहीं करवाई जा रही हैं, वो ये चेक किए जाते हैं। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जो है वो भी यहाँ पे देखा जाता है, ओके। एंड उसके बाद में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है सारी स्टेट्स की, राइट, परफॉर्मेंस क्या है उनकी यहाँ पे सारी स्टेट्स की, वो यहाँ पे चेक की जाती है। तो 4 मेन पिलर्स हैं, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हो गया। सो उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे सब पिलर्स हैं, उनके ऊपर भी जो है फोकस किया जाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी किस तरह की है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चेक किए जाते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी चेक की जाती है, एक्सेस टू फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, ट्रेड की सपोर्ट हो गई, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है उसे एक तरह से डिफरेंट तरह का एक्सपोर्ट यहाँ पे करना है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज का आप एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। ग्रोथ ओरिएंटेशन हो गई, ओके। तो इन पिलर्स के ऊपर भी यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स को जो है यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। तो ये जो इंडेक्स है ना, ये स्टेट एंड यूटी को हेल्प करेगी इन अ लॉन्ग वे टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द साउंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज। जो स्टेट्स है ना वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए अच्छी पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे लेके आएगी, सो डैट कि अच्छा जो है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम यहाँ पे बन सके एंड जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है ना एक्सपोर्ट पोटेंशियल किसी स्टेट की उसकी यहाँ पे हो सके, राइट। सो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डज आरबीआई $5 बिलियन, ओके, डॉलर्स रूपी स्वैप मीन। तो अब यहाँ पे जो है ना रिसेंटली जो सेंट्रल बैंक है हमारे भारत की जो आरबीआई है, उसने जो है ना डॉलर रूपी स्वैप यहाँ पे किया है, ओके। आरबीआई के पास कुछ डॉलर था, उसे जो है इसने यहाँ पे सेल कर दिया है। किसे सेल कर दिया है? बैंक्स को सेल कर दिया है। एंड फिर बैंक्स के पास जो रूपी था, ओके, जो रूपी था ना वो यहाँ पे वापस लिया। तो बैंक्स ने यहाँ पे रूपी दिया है आरबीआई को एंड आरबीआई ने यहाँ पे डॉलर जो है वो बैंक्स को दे दिया है, ओके। तो ये किस लिए किया है, इसका क्या मतलब है, डॉलर रूपी स्वैप क्यों यहाँ पे हुआ है, उसके बारे में जो है देख लेते हैं। सो द आरबीआई हैज कंडक्टेड अ $5 बिलियन रूपी स्वैप ऑक्शन। ये ऑक्शन यहाँ पे किया है एज ए पार्ट ऑफ इट्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव, सो डैट कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ना, राइट, एक तरह से रूपी की जो लिक्विडिटी है ना वो कंट्री में यहाँ पे बनी रहे, तो उसी की वजह से यहाँ पे जो है डॉलर रूपी स्वैप जो है वो किया गया है, लीडिंग टू इन्फ्यूजन ऑफ द डॉलर्स एंड सकिंग अप ऑफ द रूपी फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये क्या यहाँ पे चाहते हैं कि जो रूपीज है ना हमारी कंट्री में उसका जो फ्लो है वो कम हो जाए, रूपी का जो फ्लो है ना हमारी कंट्री में जो है वो थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। इसकी वजह से बैंकों से जो रूपीज है वो आरबीआई ने ले लिए हैं एंड जो डॉलर है ना वो यहाँ पे इन्फ्यूज कर दिए हैं हमारी इकोनॉमी में। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये ऐसा क्यों कर रही है आरबीआई की, रूपी जो है उसने यहाँ पे हमारे उसकी लिक्विडिटी जो है थोड़ी सी कम कर दी है, ऐसा क्यों किया है, सो डैट की जो इन्फ्लेशन है ना वो यहाँ पे कम हो, ओके। तो इन्फ्लेशन को जो है कम करने के लिए क्या होता है कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं वो हमेशा ही जो रूपीज हैं वो मार्केट से अपने पास संभाल के रख लेती हैं, मीन उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो कम कर देती हैं, महंगाई जो है वो यहाँ पे कम हो, उसे कंट्रोल करने के लिए। सो व्हाट इज अ डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन, ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन जो होता है ना ये एक फॉरेक्स टूल होता है, वेयर बाय जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, जैसे कि इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक है हमारी आरबीआई, तो वो अपनी करेंसी जो है वो यहाँ पे यूज करती है टू बाय अनदर करेंसी और वाइस वर्सा। सो इन अ डॉलर रूपी बाय एंड सेल। फिर उसके बाद में जो है ना आरबीआई ने ये भी बोला है बैंक्स को कि जब सही टाइम आएगा तो वो ये डॉलर्स जो है वो बैंकों को वापस भी कर देंगे, मीन सेल कर देंगे, एंड रूपी जो है वो यहाँ पे वापस अपने पास एक तरह से वो उन्हें यहाँ पे वापस कर देंगे, ओके। डॉलर्स मीन जो है वो वापस ले लेंगे बैंकों से, सॉरी, एंड जो रूपीज है वो उन्हें वापस कर देंगे, मीन जो है उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ा देंगे।
सो द सेंट्रल बैंक बाइज डॉलर, रैंक जो सेंट्रल बैंक जो है वो डॉलर को एक तरह से बाय करता है फ्रॉम द बैंक्स इन एक्सचेंज फॉर द इंडियन रुपीज एंड इमीडिएटली गेट्स इनटू एन ऑपोजिट डील विद द बैंक्स promising to sell the dollars at a later date. Okay, so why do central bank engage in it? तो अब central banks जो है वो ऐसा क्यों करती है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, राइट? लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे मैनेज करनी है। किसी भी चीज जो है ना, कोई भी चीज जो होती है, जैसे कि हमारी क्या हो रहा था अभी यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे कि अभी रशिया का एंड यूक्रेन का जो है वो यहाँ पे चल रही है, तो उसकी वजह से जो डॉलर है ना वो बढ़ता जा रहा है एंड इंडियन रुपीज जो है ना वो डाउन जाता जा रहा है। मीन एक डॉलर जो है वो कितना हो गया था, वो 77 रुपीज के बराबर हो गया था। तो इंडिया की जो इंडियन रुपीज है ना उसकी जो वैल्यू थी वो डाउन जाती जा रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था यहाँ पे कि डॉलर जो है वो सेंट्रल बैंक ने इन्फ्यूज कर दिया है मार्केट में एंड जो रुपीज है ना यहाँ पे वो यहाँ पे उन्होंने संभाल के रखी है अभी। तो इसके साथ जो है ना वो क्या हो रहा है कि ये भी चीज जो है ना वो यहाँ पे बच जाएगी कि इंडियन रुपीज जो है वो ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। ओके, अगर जो है वो ऐसा ना करते हो सकता है कि इंडियन रुपीज जो है वो और भी ज्यादा डाउन चला जाता। सो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए वो ऐसा करते हैं एंड इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई जो होती है, उसे भी कम करने के लिए वो ऐसा करते हैं। सो it also in a limited way helps in keeping the currency rates in check and a dollar rupee buy sell swap injects INR into the banking system while sucking out the dollars। तो फिर बाद में जो है वो क्या करेंगे, जब यहाँ पे सारी चीज ठीक रहेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, तो फिर INR को जो है वो बैंकिंग सिस्टम में दोबारा से एंड जो एक तरह से इंजेक्ट कर देंगे एंड डॉलर को वो सक कर लेंगे एंड रिवर्स हैपन इन अ सेल बाय स्वैप, राइट? सो वाई इज आरबीआई रिजॉर्टिंग इट नाउ? तो अभी जो आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है आपको बता ही चुकी हैं। तो जो है सरप्लस लिक्विडिटी जो है इन द सिस्टम इज पैक्ड एट ₹7.5 लाख करोड़। तो जो है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 7.5 लाख करोड़ रुपीज जो है वो अभी जो है सर्कुलेशन में है। तो विच नीड्स टू बी कप टू कीप ऑन अ टैब ऑन द इन्फ्लेशन। ओके, जब ज्यादा यहाँ पे जो है ना सर्कुलेशन में होगा रुपीज, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी ज्यादा बढ़ती है। तो उसे कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रुपीज जो है उसे वो सक अप कर लेते हैं। सो यूजुअली द सेंट्रल बैंक विल रिजॉर्ट टू द ट्रेडिशनल टूल्स सच एज इंक्रीजिंग द रेपो रेट और इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। तो अब क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इसके लिए और भी कई सारे तरीके जो है वो अपनाती हैं सो डेट की जो रुपीज है ना उसकी जो सर्कुलेशन है वो कम की जाए। तो इसके लिए जो रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट के ऊपर जो आरबीआई है वो बैंक्स को यहाँ पे लैंडिंग करता है, जो पैसे है वो यहाँ पे देता है, तो वो रेपो रेट जो है वो बढ़ा देता है। तो बैंकों को ज्यादा पैसा यहाँ पे, ज्यादा इंडियन रुपीज जो है वो आरबीआई को देने पड़ते हैं। एंड उसके बाद में जो है ये क्या करते हैं, या तो फिर सीआरआर जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो होती है, वो कैश होता है जो बैंक्स को अपने पास डिपॉजिट जो है वो एटलीस्ट उतना रखना ही पड़ता है एज ए कैश। ओके, वो मीन अपने पास रखेगा, मीन ज्यादा जो है मार्केट में वो नहीं भेजेगा, इतना डिपॉजिट जो है बैंक अपने पास ही रखेगा, किसी को नहीं देगा। ओके, ये होती है कैश रिजर्व रेशियो। तो उसे भी जो है वो बढ़ा देता है सो डैट की जो एक तरह से सर्कुलेशन है पैसे की वो कम की जा सके। So therefore the RBI used a different toolkit, variable rate reverse repo auction last year। तो यहाँ पे जो है इसी तरह का जो है कुछ रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन जो है वो यहाँ पे किया था पिछले साल। तो इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए एंड या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडियन रुपीस की जो वैल्यू थी डॉलर के मुकाबले वो काफी कम होती जा रही थी, डाउन जा रहा था, उसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो है डॉलर रुपी स्वैप यहाँ पे किया है। जो रुपीज हैं वो अपने पास रख लिए हैं, उसे सक कर लिया है फ्रॉम द मार्केट एंड डॉलर जो है वो इन्फ्यूज कर दिए हैं मार्केट में। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन एंड ये जो है रिसेंटली इसे कर्नाटक में जो है लॉन्च किया गया है एंड इस कैंपेन के बारे में देख लेते हैं। ये कैंपेन जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये उसका कैंपेन है। तो ऑब्वियसली ये कैंपेन क्यों स्टार्ट किया गया था, कैंपेन है ये एक, तो इस स्कीम के अंडर है ये, तो ऑब्वियसली इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कंट्री के फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए जो है ये कैंपेन रन किया गया है सो डैट की उनकी जो क्रॉप्स है ना यहाँ पे इन किसानों की उसे उसकी इंश्योरेंस यहाँ पे की जा सके। ओके, सो अंडर दिस प्रोग्राम एवरी फार्मर हु हैज टेकन द इंश्योरेंस, तो इस प्रोग्राम के अंडर क्या होगा, हर फार्मर जिसने यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखी है अंडर दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
उसे जो है ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके डोर स्टेप पे ही मिल जाएंगे। उसे जो है बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे या फिर इंश्योरेंस कंपनी के जो है चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अपनी जो इंश्योरेंस उसने करवा रखी है उसके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो है उसके डोर स्टेप पे ही उसे मिल जाएंगे एंड दूसरा यहाँ पे उसकी जो क्रॉप है उसकी इंश्योरेंस हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो कैंपेन है ना यहाँ पे जो रन किया गया है लोगों को अवेयर करने के लिए, फार्मर्स को अवेयर करने के लिए जो है ये कैंपेन रन किया गया है सो दैट कि उन्हें जो है इस इंश्योरेंस के बारे में पता चल सके, इस स्कीम के बारे में पता चल सके। सो इट empowers the farmer through the crop insurance awareness and by bringing the insurance policy to their doorstep, and the campaign will also help in increasing the direct communication between the farmers and the insurance company। तो कैंपेन में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज आई होती हैं, फार्मर्स भी आते हैं, तो डायरेक्टली उनकी कम्युनिकेशन भी यहाँ पे हो जाती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देख लेते हैं। तो इसे जो है 7 ईयर्स जो है हो चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन के, एंड विद द अपकमिंग खरीफ 2022 सीजन में जो है इसके 6 ईयर्स हो जाएंगे सिंस इट्स अनाउंसमेंट ऑन 18 फरवरी 2016 को। तो परफॉर्मेंस क्या रही है, परफॉर्मेंस जो है क्या था यहाँ पे कि टिल डेट इसके अंदर जो है ना इस इंश्योरेंस के अंदर 30 करोड़ जो फार्मर्स एप्लीकेशन जो है वो उन्हें इंश्योर जो है वो कर दिया गया है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स मोर देन 8.3 करोड़ फार्मर एप्लीकेशन जो हैं उन्हें यहाँ पे बेनिफिट भी मिला है 30 करोड़ में से। ओके 30 करोड़ जो फार्मर एप्लीकेशन है उनकी इंश्योरेंस हो चुकी है, उन्हीं 30 करोड़ में से जो है यहाँ पे 8.3 करोड़ फार्मर एप्लीकेशन को बेनिफिट भी मिला है इस इंश्योरेंस का। तो मोर ओवर 95,000 करोड़ क्लेम्स जो है ना उसे पेमेंट भी यहाँ पे गई है इस इंश्योरेंस के अंडर। एंड अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल वे में। एंड ये जो है इट इज इन लाइन विद दी वन नेशन वन स्कीम्स जो थीम है ना, वन नेशन पूरे कंट्री के लिए एक ही यहाँ पे स्कीम होनी चाहिए, ये उसी के अंडर से स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। एंड जब ये लॉन्च की गई थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब हुई थी तो पुरानी कुछ स्कीम्स थी यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, उसे जो है बंद किया गया था, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी एंड बाद में एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी इसे मॉडिफाई किया गया था। ओके तो ये 2016 में लॉन्च हुई थी। कवरेज क्या है कि कौन कौन सी फसलों की ये कवरेज करती है, ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती हैं उन्हें ये कवर करती है, एंड एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं राइट उसके लिए भी जो है ये एक तरह से इंश्योरेंस करती हैं। सो प्रीमियम क्या है, द प्रिस्क्राइब प्रीमियम इज 2%। प्रीमियम कितना देना पड़ता है यहाँ पे फार्मर्स को, एटलीस्ट 2% देना पड़ता है टू बी पेड बाय द फार्मर फॉर ऑल द खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% फॉर द राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% जो पैसा है उन्हें देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, एंड खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% जो है वो इस इंश्योरेंस के अंदर देना पड़ता है। सो इन द केस ऑफ द एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एंड ये जो एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है इसके लिए जो प्रीमियम है वो 5% है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली आपको बता ही चुकी हूँ कि इंश्योरेंस कवरेज होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है टू द फार्मर इंश्योरेंस के अंडर अगर जो है कोई भी उनकी क्रॉप जो है वो फेलियर रहती है एंड नेचुरल कैलामिटी की वजह से, पेस्ट की वजह से या फिर डाइजीज की वजह से। एंड इवन इनकम भी जो फार्मर्स की होती है ना वो स्टेबलाइज हो जाती है सो डेट की फार्मिंग जो है वो आगे कंटिन्यू कर सके। एंड इवन जो है ये फार्मर्स को इनकरेज भी करते हैं इस स्कीम के थ्रू टू अडॉप्ट द इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके तो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो अब देख लेते हैं PMFBY टू PMFBY 2.0 जिसे जो है ओवरहोल्ड PMFBY भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा जो है चेंजेस भी यहाँ पे किए गए थे रिसेंटली इस स्कीम में, तो वो क्या है, तो ये जो है कंप्लीटली इसे जो है वॉलेंट्री किया गया है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक इनरोलमेंट 100% वॉलेंट्री फॉर ऑल द फार्मर्स फ्रॉम 2020 खरीफ 2020 से इसे जो है वॉलेंट्री कर दिया गया है, नॉट कंपल्सरी। ओके सो उसके बाद में जो है सेंट्रल सब्सिडी की जो लिमिट है वो भी सेट की गई है। सो द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू कैप द सेंट्रल प्रीमियम सब्सिडी अंडर दीज स्कीम्स फॉर प्रीमियम रेट्स अप टू 30% फॉर द अनइरिगेटेड एरिया क्रॉप्स एंड 25% फॉर द इरिगेटेड एरियाज क्रॉप्स। मीन जो है यहाँ पे जो अनइरिगेटेड एरियाज जो होती हैं या फिर जो क्रॉप्स होती हैं उसके लिए 30% रहेगी सेंट्रल की सब्सिडी एंड 25% रहेगी यहाँ पे इरिगेटेड एरियाज के लिए। तो स्टेट्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है
एंड गवर्नमेंट जो है ना, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो इस स्कीम के अंडर जो है जो चेंजेस यहाँ पे लाने चाहती हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ला सकती है। एंड एनी नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क कवर जो है वो इस इंश्योरेंस के अंडर जो है वो ऐड कर सकती है, जैसे कि सोइंग को प्रिवेंट करना, लोकलाइज्ड कैलामिटी हो गई, यहाँ पे मिड सीजन एडवर्सिटी हो गई, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट कोई लॉस हो गया यहाँ पे, तो स्टेट जो है ना इस स्कीम के अंडर चेंजेस कर सकती है। ओके, तो अगर जो है कोई स्टेट पेंडिंग रखती है किसी भी किसान की जो एक तरह से पेमेंट होती है, तो उसे पेनलाइज भी किया जाएगा। एंड इन्वेस्टिंग इन आईसीई एक्टिविटीज, आप जो इंश्योरेंस कंपनी है दे हैव टू नाउ स्पेंड 0.5% ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड ऑन द इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। तो जो भी पैसा उन्होंने यहाँ पे प्रीमियम से इकट्ठा किया है इन इंश्योरेंस कंपनी से, उसका 0.5% जो है वो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज जो होती है ना उसके ऊपर उन्हें खर्चा करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये इसमें जो है थोड़े से चेंजेस लाए गए हैं अभी रिसेंटली 2020 से, जो ये वाली स्कीम है। तो अब जो है इसे क्रिटिसाइज क्यों किया गया है? क्योंकि जो बिगिनिंग से ही जो है कई सारे फार्मर्स हैं स्पेशली महाराष्ट्र से, और इसे जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है डैट कि वो बोलते कि जस्ट इंश्योरेंस कंपनी को ही ये वाली स्कीम जो है वो हेल्प कर रही है, फार्मर्स को कम कर रही है, जो पेमेंट्स है वो भी डिलेड हो रही हैं, क्लेम्स को डिनाई किया जा रहा है इंश्योरेंस की कंपनी के द्वारा, एंड अदर कॉमन क्लेम कंप्लेंट्स अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, या फिर कोई भी कंप्लेंट यहाँ पे होती है उन्हें जो है डिनाई किया जाता है। So the insurance companies were also blamed for not conducting enough crop cutting experiments. तो ये भी बोला गया कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ज्यादा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो नहीं करती है, एंड जिससे जो है फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आई मीन जो क्लेम वो करती हैं वो नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है पैसा। तो कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस स्कीम से विदड्रॉ भी कर लिया है, जैसे कि गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड झारखंड हो गए, उन्होंने जो है इस स्कीम से एक तरह से विदड्रॉ भी कर लिया है। ओके, सो with this we have completed the economy section, right? economy section जो है from the March 2022 current affairs वो हम यहाँ पे cover कर चुके हैं, and in our next video we will discuss about the science and tech. okay, science and tech के जो important current affairs है वो cover करेंगे, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।